नमस्कार देवियों और सज्जनों, वेलकम। हम आपको एक रोमांचक जर्नी पर अपने साथ चलने का वार्म इनविटेशन देते हैं। आज हम इंडिया के सेंटर में एक सवाल को अनरेवल करने के लिए निकले हैं, एक जियोग्राफिकल पजल जिसने लैंडस्केप को शेप किया है और हिस्ट्री के कोर्स को इन्फ्लुएंस किया है। हम इंडिया के नेचुरल वर्ल्ड के एक फंडामेंटल एस्पेक्ट के पीछे के रीजंस को डीपली समझेंगे। क्यों हमारी ज्यादातर बड़ी नदियां बे ऑफ बंगाल की तरफ ईस्टवर्ड बहती हैं? कौन से फोर्सेस इन मैजेस्टिक वाटरवेज को सबकॉन्टिनेंट में गाइड करते हैं? क्या यह सिर्फ चांस की बात है या इसका कोई डीपर, ज्यादा कंपेलिंग एक्सप्लेनेशन है? यह महज इत्तेफाक नहीं है, यह उस जमीन की लिखी हुई कहानी है जिसे हजारों सालों से जियोलॉजी की धीमी लगातार फोर्सेस ने उकेरा है। यह कॉन्टिनेंटल शिफ्ट्स, माउंटेन बिल्डिंग और इरोजन के पेशेंट वर्क की एक स्टोरी है। इंडियन पेनिनसुला को एक विशाल, थोड़ा झुका हुआ टेबल समझिए। इमेजिन कीजिए कि लैंडमास वेस्ट से ईस्ट की तरफ धीरे धीरे ढलान पर है, एक ऐसी ढलान जो शायद दिखती नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी एक लुढ़कती हुई बॉल की तरह ढलान का पीछा करता है, ग्रेविटी के फंडामेंटल लॉज को मानता है। यह सबसे कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता ढूंढता है, बहते हुए चैनल्स बनाता है और टेरेन को शेप देता है। हमारी नदियों की डायरेक्शन इस ग्रेडियंट से तय होती है जिसे एंशिएंट जियोलॉजिकल फोर्सेस ने शेप दिया है, जिन्होंने लाखों सालों से इंडियन सबकॉन्टिनेंट को मोल्ड किया है। यह ग्रेडियंट ही ईस्टवर्ड फ्लो को समझने की चाबी है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, जो हमारी नदियों की जर्नी को स्कल्पट करते हैं, बैरियर और गाइड दोनों का काम करते हैं। वे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के आर्किटेक्ट हैं। वेस्टर्न घाट खासकर एक ऊंची दीवार की तरह काम करते हैं, जो रेनफॉल और रिवर पार्ट दोनों को इन्फ्लुएंस करते हैं। मॉनसून विंड्स के लिए एक जबरदस्त बैरियर के रूप में खड़े होते हैं। उनकी ऊंचाई और कंटिन्यूटी ही पानी के ईस्टवर्ड मार्च का कारण है, जो नदियों को बे ऑफ बंगाल की तरफ निचली जमीन ढूंढने के लिए मजबूर करती है। वे एक रेन शैडो इफेक्ट बनाते हैं जो लैंडस्केप को और इन्फ्लुएंस करता है। एक नदी का फ्लो जमीन की टोपोग्राफी को रेस्पॉन्ड करता है। पानी हमेशा सबसे निचला पॉइंट ढूंढता है, घाटियों और मैदानों से अपना रास्ता बनाता है। यह ग्रेविटी और अर्थ के रेजिस्टेंस के बीच एक लगातार नेगोशिएशन है। अगले कुछ सीन्स में हम इस कॉन्टिनेंटल टिल्ट को और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, उस सूक्ष्म लेकिन सिग्निफिकेंट ढलान की जांच करेंगे जो भारत की नदियों के बहाव को डायरेक्ट करती है। हम उन अनदेखी शक्तियों को विजुअलाइज करेंगे जो काम कर रही हैं, घाटों की तुलना करेंगे, उनकी ऊंचाई, कंटिन्यूटी और इन्फ्लुएंस में अंतर को नोट करेंगे और उन नदियों से मिलेंगे जो इस रूल को फॉलो करती हैं और डिफाई करती हैं। उन एक्सेप्शन को एक्सप्लोर करेंगे जो रूल को प्रूव करते हैं। इंडिया की ज्योग्राफी को एक नई रोशनी में देखने के लिए तैयार हो जाइए। जमीन, पानी और समय के बीच के इंट्रिकेट रिलेशन को समझने के लिए, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को देखने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी नदियों की जर्नी खुद हमारी जमीन की जर्नी है, लगातार चेंज और अडेप्टेशन की एक कहानी। यह उन डायनामिक फोर्सेस का रिफ्लेक्शन है जिन्होंने इंडिया की पहचान को शेप दिया है। आइए ज्योग्राफी के डिटेक्टिव बने और अपने पैरों के नीचे के सीक्रेट्स को अनकवर करें। साइंस और ऑब्जर्वेशन के टूल्स का इस्तेमाल करके हिडन लैंडस्केप को समझें। हम देखेंगे कि पहाड़, धरती के ये ऊंचे विशाल घाटियां, सभ्यता के पालने और स्लोपों ने न सिर्फ नदियों को बल्कि हमारी सभ्यता के ताने बाने को भी आकार दिया है। सेटलमेंट पैटर्न्स, एग्रीकल्चर और कल्चरल लैंडस्केप को इन्फ्लुएंस किया है। तो आइए इंडियन ज्योग्राफी के हार्ट में अपनी एक्सप्लोरेशन शुरू करें, उत्सुकता और उन फोर्सेस को समझने की इच्छा के साथ जिन्होंने इस इनक्रेडिबल लैंड को शेप दिया है। आइए प्ले, आइए एक्सप्लोर करें, आइए इंडिया के रिवराइन पाथवेज के सीक्रेट्स को डिस्कवर करें। भारत की नदियों के पूर्व की ओर बहने के पीछे की वजह को समझने के लिए हमें एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखना होगा। हमें उस बुनियाद को समझना होगा जिस पर ये जलमार्ग बने हैं। इंडियन पेनिनसुला को एक सपाट मैदान नहीं, बल्कि एक गतिशील, सूक्ष्म रूप से गढ़ी हुई भूमि के रूप में कल्पना करें। इसे एक विशाल, धीरे धीरे ढलान वाले त्रिकोण के रूप में देखें, एक विशाल रैंप जो पूर्व की ओर थोड़ा झुका हुआ है। यह कोई नाटकीय सीधा ढलान नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म, लगभग अगोचर ढलान है। पश्चिमी किनारा जो युगों से लगातार टेक्टोनिक ताकतों द्वारा ऊपर उठा हुआ है, राजसी पश्चिमी घाट बनाता है। एक दुर्जेय पर्वत श्रृंखला जो पेनिनसुला के पूर्वी हिस्से की तुलना में काफी ऊंची है। ऊंचाई का यह अंतर महत्वपूर्ण है। यह सूक्ष्म झुकाव लाखों वर्षों में बनी एक भूवैज्ञानिक उत्कृष्ट कृति, अत्यधिक दबाव
और समय का परिणाम हमारी नदियों के मार्ग के लिए मास्टर कमांड डिफरेंस निहित निर्देश है। यह तय करता है कि वे कहां बहती हैं और वे अपने रास्ते कैसे बनाती हैं। बारिश इन नदियों का जीवन रक्त पश्चिमी घाट की चोटी पर भरपूर मात्रा में गिरती है, एक मौलिक पसंद का सामना करती है, एक भौगोलिक चौराहा यदि आप चाहें तो। यह अरब सागर में एक छोटी, तेज और खड़ी पश्चिमी ढलान एक त्वरित वंश का चुनाव कर सकती है, या ये पेनिनसुला के विशाल विस्तार में एक लंबी, घुमावदार और धीमी पूर्वी यात्रा शुरू कर सकती है। अधिकांश जमीन यानी जहां सबसे कम रुकावट है पूर्व की ओर है, जो पानी को आगे बढ़ने के लिए आकर्षित करती है। तो स्वाभाविक रूप से अधिकांश नदियां उस दिशा में बहती हैं जो सूक्ष्म लेकिन लगातार ढलान से निर्देशित होती है। ढलान हालांकि अक्सर नंगी आंखों से अगोचर होती है, एक अदृश्य मार्गदर्शक है, एक शांत हाथ जो बहाव को निर्देशित करता है। यह पानी की हर एक बूंद की किस्मत को सूक्ष्म रूप से आकार दे रहा है, माउंटेन्सों से समुद्र तक उसकी यात्रा को निर्धारित कर रहा है। गोदावरी और कृष्णा जैसी प्रमुख नदियां जो पेनिनसुला की जीवन रेखाएं हैं, अपना रास्ता जानबूझकर नहीं चुनती। वे केवल गुरुत्वाकर्षण के अटल आदेश का सरलता और सुंदरता से पालन करती हैं, जो भूमि के झुकाव से निर्देशित होता है। यह मूलभूत पश्चिम से पूर्व की ओर झुकाव ही कुंजी है, आवश्यक घटक है भारत की जटिल नदी प्रणालियों, इसकी उपजाऊ कृषि और यहां तक कि इसके समृद्ध इतिहास और सभ्यता के पहलुओं को समझने के लिए। भूमि का प्राचीन झुकाव जो सहस्राब्दियों से पत्थरों में अंकित एक कहानी है, हमारे भव्य जलीय सिम्फनी का शांत निर्देशक, अनदेखा कंडक्टर है जो पूरे प्रायद्वीप में जीवन के प्रवाह का संचालन करता है। तो यह हमारे शुरुआती सवाल का सही जवाब है, भारत की नदियों के पूर्व की ओर बहाव का मूलभूत सत्य। चलो अपना ध्यान वेस्टर्न घाट्स पर लगाते हैं, एक ऐसा माउंटेन्सी इलाका जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये पहाड़ सिर्फ ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है, ये एक लाइफलाइन है, क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं और हिस्टोरिकल लैंडमार्क भी है। इसे लोकल भाषा में सह्याद्री कहते हैं, जिसका मतलब है बेनेवोलेंट माउंटेन्स। ये इंडियन ज्योग्राफी के असली टाइटन हैं, एक मजबूत प्रेजेंस जिसने सदियों से लैंडस्केप को आकार दिया है और लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर 1600 किलोमीटर तक फैले हुए, गुजरात से लेकर साउथ में केरल तक, ये लगभग एक अटूट दीवार बनाते हैं, एक नेचुरल बैरियर जो कुदरती ताकतों के सामने खड़ा है। इनकी ऊंचाई और लगातार फैलाव की वजह से अरेबियन सी से आने वाले मानसून के बादल अपनी सारी बारिश वेस्टर्न स्लोपों पर गिराते हैं। इस वजह से घाटों का पश्चिमी हिस्सा इंडिया के सबसे गीले इलाकों में से एक है। ये भारी बारिश कई नदियों को जन्म देती है, लेकिन ये नदियां जो शुरुआत में मानसून की बारिश से तेजी से बहती है, जल्द ही अपना पश्चिमी रास्ता माउंटेन्सों से घिरा हुआ पाती है, जिससे पानी और चट्टानों का एक दिलचस्प तालमेल बनता है। इसके ठीक उलट पूर्व की जमीन एक लंबी हल्की ढलान वाली है, जो इंडियन पेनिनसुला के बीच तक धीरे धीरे नीचे जाती है। ये पूर्वी ढलान एक खुला निमंत्रण है, नदियों के लिए लैंडस्केप में अपना रास्ता बनाने का एक कुदरती रास्ता। इसलिए वेस्टर्न घाट्स एक बड़ा जल विभाजक, एक कॉन्टिनेंटल डिवाइड का काम करते हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया की नदी प्रणालियों को प्रभावी ढंग से विभाजित करते हैं और उनके बहाव को तय करते हैं। जमीन का सिर्फ एक पतला हिस्सा जो पश्चिमी तटीय मैदान तक ही सीमित है, सीधे पश्चिम में अरब सागर में गिरता है, जबकि दक्कन पठार का विशाल विस्तार, जिसमें मध्य और दक्षिणी भारत का ज्यादातर हिस्सा शामिल है, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर बहता है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बहुत महत्वपूर्ण नदियां इस पठार को पार करते हुए ताकत और आयतन हासिल करती हैं, अपने रास्तों पर जमीन को आकार देती हैं और जीवन को बनाए रखती हैं। असल में घाट प्रकृति के गेटकीपर हैं, एक संतरी की तरह खड़े हैं। वे हमारी नदियों की किस्मत तय करते हैं, उनकी दिशा और बहाव पैटर्न को गहराई से प्रभावित करते हैं। जरा सोचिए, एक नदी जो अरब सागर के पास घाटों की पश्चिमी स्लोपों पर पैदा होती है, वह पूर्व की ओर 1000 किलोमीटर या उससे ज्यादा की यात्रा पर निकल सकती है। ये सब इस विशाल दीवार, इस प्राकृतिक बाधा की वजह से है, जो पानी के बहाव को बदल देती है और पूरे सबकॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी को आकार देती है। अब चलो ईस्टर्न घाट से मिलते हैं, जो अपने वेस्टर्न कजिन से बहुत अलग हैं। ये टूटी हुई छोटी माउंटेन्सियां हैं, कोई लगातार बाधा नहीं। समय के साथ पूरब की ओर बहने वाली नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ने इनमें से होकर चौड़ी घाटियां बनाई हैं। ईस्टर्न घाट्स
जो घिसे हुए और नरम हैं, नदियों को आसानी से निकलने देते हैं, जिससे बंगाल की खाड़ी पर उपजाऊ डेल्टा बनते हैं। वेस्टर्न घाट्स नदियों को पूरब की ओर मोड़ते हैं। ईस्टर्न घाट्स उन्हें समुद्र तक पहुंचने देते हैं। यह तालमेल भारत का पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनाता है। ये उपजाऊ डेल्टा भारत के चावल के कटोरे हैं, इस साझेदारी की बदौलत। जियोग्राफी और जियोलॉजी मिलकर काम करते हैं, जमीन और उसकी बाउंटी को आकार देते हुए। चलो उन नदियों से मिलते हैं जो इस ईस्ट के रास्ते को फॉलो करती है। नॉर्थ में गंगा और ब्रह्मपुत्र ईस्ट में फ्लो करती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। पेनिनसुला में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी सभी वेस्ट से निकलती हैं और ईस्ट की ओर बहती है। हर नदी एक ही स्टोरी कहती है, हाईलैंड्स में जन्म लेती है, जमीन के ढलान से गाइड होती है। उनकी यात्राएं फर्टाइल प्लेन्स बनाती हैं, एग्रीकल्चर को सस्टेन करती हैं और सिविलाइजेशंस को नर्चर करती हैं। म्यांमार में इरावाडी भी इस रीजनल ट्रेंड को फॉलो करती है। ये नदियां जमीन की आर्टरीज हैं, पानी, सिल्ट, कॉमर्स और फेथ को ले जाती हैं। ईस्टवर्ड प्रोसेशन इंडिया की हाइड्रोग्राफी का डोमिनेंट फीचर है। हर रूल के एक्सेप्शंस होते हैं। मिलिए नर्मदा और ताप्ती से, ये हैं मशहूर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। जहां ज्यादातर नदियां पूरब की ओर बहती हैं, ये दोनों अरब सागर में मिलती हैं। कैसे? ये यूनिक रिफ्ट वैलीज से होकर बहती है, जो जियोलॉजिकल फ्रैक्चर्स से बनी गहरी संकरी घाटियां हैं। इनके रास्ते जनरल टिल्ट से तय नहीं होते, बल्कि इन धंसी हुई चैनल से तय होते हैं। नर्मदा और ताप्ती जियोलॉजिकल मार्वल्स हैं, जो ब्लॉक माउंटेन्स और रॉकी गोर्जेस से होकर बहती हैं। इनकी कहानी वायलेंट टेक्टोनिक इवेंट्स की है, न कि जेंटल स्लोप्स की। ये हमें याद दिलाते हैं कि नेचर फैसिनेटिंग एक्सेप्शन से भरी है। इन नदियों को समझना हमारी नॉलेज में गहराई लाता है इंडिया के लैंडस्केप के बारे में। चलिए रिफ्ट वैलीज पर करीब से नजर डालते हैं, जो इसे पॉसिबल बनाती है। नर्मदा और ताप्ती के पश्चिम की ओर बहने का राज क्या है? रिफ्ट वैलीज। ये वैलीज, जो टेक्टोनिक फॉल्टिंग से बनती है, पश्चिम की ओर ढलान वाला एक संकन पाथ बनाती है। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच बहती है। ताप्ती ठीक दक्षिण में बहती है। भले ही डेक्कन प्लेटो पूर्व की ओर झुका हुआ है, रिफ्ट वैली के फ्लोर पश्चिम की ओर ढलान वाले हैं, जो इन नदियों को रास्ता दिखाते हैं। अपनी पूर्व की ओर बहने वाली कजिन्स के उलट नर्मदा और ताप्ती का रास्ता उबड़ खाबड़ है, और ये डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुअरीज बनाती है। इनकी यात्रा छोटी, खड़ी ढलान वाली और ज्यादा सीधी है। लोकल जियोलॉजी बड़े ट्रेंड को ओवरराइड करती है, जो स्ट्रक्चरल कंट्रोल की ताकत को साबित करती है। ये नदियां अनोखी हैं, जो धरती की लगातार बदलती ताकतों से बनी है। इनकी कहानी हमारी जमीन की जटिलता और अजूबे का सबूत है। इंडिया में नदियां और पानी से ज्यादा हैं वे जीवन, आस्था और संस्कृति हैं। गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को पूजा जाता है। उनके किनारे मंदिरों, शहरों और परंपराओं का घर है। पूरब की ओर बहने वाली नदियों ने उपजाऊ डेल्टा बनाए हैं, जो किंगडम्स और कल्चर का पालना है। उन्होंने एग्रीकल्चर को मुमकिन किया है, ट्रेड और स्पिरिचुअल जर्नीज को भी। नर्मदा और ताप्ती का भी गहरा धार्मिक महत्व है। नर्मदा परिक्रमा भक्ति की तीर्थ यात्रा है। नदियां सिर्फ जमीन को ही नहीं, बल्कि इंडिया की आत्मा को भी आकार देती है। उनके रास्तों को समझना हमारे जीवन में उनकी भूमिका के लिए हमारी सराहना को गहरा करता है। वे हमें सम्मान और श्रद्धा की एक साझा विरासत में बांधते हैं। हम अपनी यात्रा के एंड तक पहुंच गए हैं। जियोग्राफी, जियोलॉजी और कल्चर के संगम पर। हमारे सवाल का जवाब सिंपल है। जमीन पूरब की तरफ झुकी हुई है और पानी उसी दिशा में बहता है। वेस्टर्न घाट्स नदियों को पूरब की ओर बहने पर मजबूर करते हैं। ईस्टर्न घाट्स उन्हें गुजरने देते हैं। बड़ी नदियां हमारे मैदानों को बनाती हैं, हमारे इतिहास को और हमारे फ्यूचर को। नर्मदा और ताप्ती हमें कुदरत के अपवादों और जियोलॉजी की ताकत की याद दिलाती है। माउंटेन्सों से लेकर डेल्टा तक हमारी नदियों की कहानी ही इंडिया की कहानी है। अगली बार जब आप एक नदी देखें, तो अपने पैरों के नीचे की यात्रा को याद रखिएगा। ज्ञान की इस खोज में शामिल होने के लिए शुक्रिया। गुड नाइट, शुभ रात्रि।